साथियों नमस्कार। कल हमने हिंदी के सिलेबस के बारे में बात की थी, समीक्षा अधिकारी के बारे में, और जीएस के बारे में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हिंदी का एक चैप्टर जो कि विशेष और विशेषण से युक्त, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो हम प्रयास करेंगे वो आपको समझाने का। क्या विशेषण होता है और क्या विशेष्य होता है। रीजन क्या होता है, हमने जो संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है, जब किसी वाक्य में संज्ञा की विशेषता जो शब्द बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो भी बतलाते हैं। बात कर ले अगर विशेषण की, तो विशेषण के कई भेद होते हैं। वो गुण के आधार पर, वो पुरुष के आधार पर, वो संख्या के आधार पर, उनके बहुत सारे भेद होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं विशेषण एवं विशेष के बारे में। विशेषण एवं विशेष। अगर हमने कहा, एक सेंटेंस हमने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। घोड़ा सफेद है। घोड़ा सफेद है। गाय काली है। गाय काली है। तो हम देख रहे हैं कि राम की विशेषता क्या बतला रहा है, एक अच्छा लड़का है। राम जो कि संज्ञा है और इसकी विशेषता ये शब्द बतला रहा है। राम एक अच्छा लड़का है। घोड़ा कैसा है, सफेद है। और गाय कैसी है, काली है। वो तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है। यहां पर वह सर्वनाम है और सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, वह तेज दौड़ता है। तो ये जो शब्द हम देख रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द, ये विशेषण कहलाते हैं। हमने कहा विशेषण के अगर भेद के बारे में बात करें तो कई प्रकार के भेद हैं। भेद के बारे में बात करें तो गुण के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या और पुरुष के आधार पर बहुत सारे इसके भेद होते हैं। तो या परिमाण के आधार पर, तो इनके बारे में हम विशेष तौर से बात करेंगे। कौन कौन से भेद होते हैं, आइए समझते हैं। पहले समझते हैं संख्या के आधार पर और परिमाण के आधार पर और सर्वनाम के आधार पर। गुण के आधार पर। सर्वनाम के आधार पर सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संख्या के आधार पर संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक और गुणवाचक। तो इनके जो डिफरेंट होते हैं, सर्वनामिक विशेषण वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मौलिक और दूसरा होता है यौगिक। एक मौलिक विशेषण होता है और दूसरा यौगिक विशेषण होता है। लेकिन जैसे ही हम संख्यावाचक की बात करते हैं, संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट
क्योंकि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। हमें ये नहीं पता है कि संख्या निश्चित है या संख्या अनिश्चित है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा जो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अगर हम बात कर लें थोड़ी देर के लिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में, तो ये और भी भागों में बढ़ जाता है। जैसे जब हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याएं कई प्रकार से होती हैं। जैसे हम किसी संख्या को गिन सकते हैं, यानी कि उसकी गणना कर सकते हैं, तो वो गणनावाचक संख्या हो जाती है। और जैसे ही हम बात करते हैं कि कोई संख्याएं क्रम में दी गई हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो क्रमवाचक विशेषण हो जाता है। और कोई आवृत्ति में दिया गया है, आवृत्ति चौथा पांचवा ऐसे करके, तो वो आवृत्ति वाचक विशेषण हो जाता है। और जब कोई समूह के रूप में बटा होता है या समूह के रूप में बैठा होता है, तो समुदायवाचक विशेषण हो जाता है। और जब अलग अलग संख्याएं गिननी होती हैं, तो वो प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाता है। तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि संख्यावाचक विशेषण में पहला तो गणनावाचक विशेषण जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्रमवाचक, कौन सा? क्रमवाचक, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके। और तीसरा जो है आवृत्तिवाचक, और चौथा समुदायवाचक। और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा हमने प्रत्येक बोधक। ये विशेषण है संख्या, जो कि एक संख्यावाचक विशेषण के बारे में जो हम बात कर रहे थे। तो संख्यावाचक विशेषण में दो संख्याएं होती हैं। एक हमने देखा था कि जिसमें निश्चित है, हमें निश्चित है कि इसमें संख्या होगी, और कहीं पर जैसे हमने कहा अनिश्चित संख्यावाचक, वहाँ पर कोई हमको अनुमान नहीं कि वहाँ पर कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो वो अनिश्चितवाचक विशेषण हो जाता है। तो उसमें जो निश्चितवाचक विशेषण है उसके हम भेद पढ़ रहे हैं। उसके भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। अभी तक हमने जाना कि विशेषण के कई भेद होते हैं, जो कि सर्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण होते हैं, उसमें मौलिक होता है और यौगिक होता है। दूसरा हमने कहा संख्या के आधार पर संख्यात्मक विशेषण होता है, और संख्या के आधार पर जो होते हैं उसमें भी 2 विशेषण होते हैं। एक तो होता है निश्चित, और दूसरा कौन सा होता है? अनिश्चित। और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा हमने देखा, तीसरा हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक संख्या। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण में भी कुछ परिमाण जो कि निश्चित होता है और कुछ परिमाण अनिश्चित होता है। तो उसमें भी निश्चित परिमाणवाचक संज्ञा, और दूसरा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा गुण के आधार पर यानी कि गुणवाचक विशेषण। तो ये तो थे भेद। और गणना में भी कुछ संख्याएं होती हैं जो पूर्णांक के रूप में होती हैं, और कुछ संख्याएं होती हैं जो अपूर्णांक होते हैं। तो इन्हें हम ऐसे भी बांट सकते हैं कि पूर्णांकवाचक संज्ञा, अपूर्णांकवाचक विशेषण और अपूर्णांकवाचक विशेषण। आइए पढ़ते हैं सर्वनामिक विशेषण के बारे में कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। जैसे मान लीजिए
सर्वनामिक विशेषण में जैसे हमने कहा कि वह मकान गिर गया है, हमने कहा वह मकान गिर गया है, हमने कहा वह मकान गिर गया है, हमने कहा यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, हमने कहा कि ये घोड़े मजबूत हैं, ये घोड़े मजबूत हैं। तो इससे क्या पता चलता है, यानी कि यहाँ पर जो सर्वनाम का यूज हुआ है वह मकान गिर गया है, वह मकान गिर गया है, मतलब वह की यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है। यह पुस्तक कैसी है, अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, ये घोड़े कैसे हैं, मजबूत हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम के साथ में जो विशेषता बतलाई जा रही है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें भी हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम और इससे भी निजवाचक सर्वनाम। तो देखो, जब पुरुषवाचक सर्वनाम की बात आती है तो वहाँ पर हमने पुरुष पढ़े हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो पुरुषवाचक संज्ञा है जैसे मैं, आप, तू और वह, यह इत्यादि, जो भी ये पुरुषवाचक संज्ञा हैं, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं का यूज सर्वनाम के आधार पर होता है, तुम क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर वहाँ पर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जब हम निज की बात करते हैं, हम स्वयं की बात करते हैं, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि वाक्य में आपका ये संकेत होना चाहिए कि वाक्य आपका यूँ कहें स्वार्थपरता से भरपूर है, या यूँ कहें कि वो स्वयं को इंडिकेट कर रहा है। जैसे हमने कहा कि हमने 2 सेंटेंस बोले, आप कहाँ गए थे और ये काम आपने ही किया है। आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, और हमने कहा आप कहाँ गए थे और यह काम आपने ही किया है, यह काम आपने ही किया है, इस सेंटेंस में ये झलक रहा है ये काम आपने ही किया है, मतलब कोई दूसरा नहीं कर सकता, या ये कहें कि ये काम स्वयं के द्वारा किया गया। यहाँ पर निजता की बात इस वाक्य में झलक रही है, इसलिए ये क्या, ये निजवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या, निजवाचक। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, आप कहाँ गए थे, एक पुरुष को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप कहाँ गए थे, तो ये जो है पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक। तो वैसे वाक्य को पढ़ने से ये इंडिकेट हो जाता है कि ये कौन सा विशेषण हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा वाक्य को पढ़ करके और गहराई से आपको सोचना है कि वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे आपने कहा एक सेंटेंस कि आप भला तो जग भला, आपने कहा आप भला तो जग भला। अब इस सेंटेंस में क्या इंडिकेट हो रहा है, यानी कि व्यक्ति स्वयं अगर भलाई कर रहा है तभी जग भला हो सकता है, यानी कि स्वयं को इंडिकेट कर रहा है कि आप भला तो जग भला। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी निजवाचक हो जाएगा। तो सेंटेंस से पढ़ने से, वाक्य को पढ़ने से ये इंडिकेट हो जाता है आप चिंता मत करो, ये पुरुषवाचक है, पुरुष को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही जैसे हम जब मौलिक सर्वनामिक विशेषण की बात करते हैं, मौलिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण, तो सिर्फ हम इतना डिफरेंस पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस कहा कि यह घर गिर गया है, हमने क्या कहा, यह घर गिर गया है, या वह व्यक्ति जा रहा है।
तो यह और वह जो इंडिकेट हो रहा है वो जो है एक मौलिक सर्वनाम को इंडिकेट करता है। यानी कि आपने कहा यह मकान बड़ा है, यह मकान बड़ा है। तो मकान एक संज्ञा है और इसको इंडिकेट कर रहा है ये सर्वनाम। तो ये मौलिक सर्वनाम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण। यह मकान बड़ा है। हमने कहा कि यह व्यक्ति जा रहा है या, लेकिन जैसे ही हम जब किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं या यूँ कहें गुण दोष और इन सब चीज़ों के बारे में जब इंडिकेट करते हैं तो वही जो रूप है सर्वनाम का वो बदल जाता है और वहाँ पर यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे हमने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा भलाई करता है। हमने कहा ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा भलाई करता है। हम उसके गुण की बात कर रहे हैं उसके और हमने कहा कि एक ऐसा घोड़ा जो कि काला था, एक ऐसा घोड़ा जो कि काला था। तो जब किसी गुण की बात करें, काल की बात करें, स्थान की बात करें तो वहाँ पर यौगिक सर्वनामिक विशेषण वाक्य में प्रयुक्त होता है। और अगर गुणवाचक विशेषण की बात करें तो ये थे, आपने पढ़ा सर्वनामिक विशेषण। अगर गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जानेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को भी डिफरेंट तरीके से बांटा गया है। अब गुण तो कई प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है, जो कि गुण दिशा का बोध कराते हैं, गुण जो है काल का बोध कराते हैं, उचित अनुचित का बोध कराते हैं, भला बुरा का बोध कराते हैं। तो वैसे ही जैसे हमने एक सेंटेंस मान लो गुणवाचक विशेषण में कहा कि हमने कहा कि ये झंडा लाल है, हमने कहा ये झंडा लाल है, तो वो झंडे को इंडिकेट कर रहा है, उसके झंडे के गुण को बता रहा है। तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण को गुणवाचक विशेषण कई चीज़ों का बोध कराते हैं, दिशा का बोध कराते हैं और यूँ कहें काल का, स्थान का बोध कराते हैं और ऐसे सेंटेंस जो कि आकार का भी बोध करा रहे हैं। आकार भी तो एक गुण में ही आता है कि यह डिब्बा चौकोर है, तो ये भी तो एक गुण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गंध का बोध कराते हैं, स्पर्श का बोध कराते हैं और अन्य स्वाद का बोध कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें गुणवाचक विशेषण में आती हैं। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संख्या में हमने पढ़ा निश्चित और अनिश्चित। थोड़ी देर के लिए निश्चित विशेषण के कुछ एग्जाम्पल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि एक कार, हमने कहा एक कार, कोई सेंटेंस हमने कहा एक कार बहुत सुंदर है, सुंदर है। तो यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि यहाँ पर एक कार है, कोई दो कार की बात या चार कार की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर एक स्पष्ट है कि संख्या निश्चित है। जब संख्या निश्चित होती है तो वहाँ पर निश्चित सर्वनामिक विशेषण होता है। तो इस प्रकार से हम तुरंत इस प्रकार के जो वाक्य होंगे हम तुरंत समझ जाएंगे कि इस यहाँ पर कौन सा विशेषण लगेगा। जैसे हमने कहा कि 3 लड़के, 2 कमरे, 4 कुत्ते, ऐसे जो जहाँ पर संख्या का बोध करा रहे हों और निश्चित संख्या का बोध करा रहे हों वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा सेंटेंस में यूँ कहें कि संदेह हो जाए या सेंटेंस हमें हमारा एक निश्चित संख्या का बोध ना करा रहा हो, वहाँ पर संख्याएं अनिश्चित हों, तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कुछ लोग बातें कर रहे हैं, हमने कहा कुछ लोग बातें कर रहे हैं।
कुछ लोग बातें कर रहे हैं। हमने कहा कुछ लोग बातें कर रहे हैं, तो आप गेस करिए इसमें कौन सा सेंटेंस होगा। हमने कहा कुछ लोग बातें कर रहे हैं, तो यहां पर तो इंडिकेट हो रहा है कि कुछ लोग, हमें ये नहीं पता है एग्जैक्ट कि एक्चुअल में ये कुछ मतलब कितनी संख्या है, कितने लोग हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, हमें पता नहीं, इसलिए हमने कहा कुछ लोग बातें कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर संख्या क्या है, अनिश्चित है। तो आप इस सेंटेंस को ही देख करके बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा सर्वनामिक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे आपने कहा कि कई व्यक्ति बातें कर रहे हैं या कई व्यक्ति खड़े हैं, हर एक व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। हमें पता नहीं कि कितने व्यक्ति हैं, उस झुंड में कितने व्यक्ति हैं, हमने कहा हर एक व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, वहाँ भी अनिश्चित है। तो सेंटेंस पढ़ करके आपको भावार्थ को समझना है और तब आप एग्ज़ाम में बहुत ही सटीक गेस कर पाएंगे, सटीक आंसर दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने जब कोई संख्या 1 2 3 ऐसे करके बात होती है, तो वहाँ पर आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन जैसे ही गणनावाचक संख्या में जब हम कोई पूर्णांक संख्या की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, एक पूर्णांक को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे हमने कहा एक पूर्णांक न इंडिकेट करके हमने कहा 2.25, 4.5, 4.25, जब कुछ ऐसे वाक्य यूज किए जाए, 5.25 पैसे हमारे पास हैं, हमने ऐसा सेंटेंस यूज किया, तो वहां पर वो पूर्णांक संख्या को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में अपूर्णांकवाचक संज्ञा कहलाती, अपूर्णांकवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे आवृत्तिवाचक वहां पर होता है, जैसे जब किसी गुना की बात की जाए कि उस डिब्बे की अपेक्षा दुगुना सामान आता है। जब दुगुना की बात करते हैं, चौगुना की बात करते हैं, तो वहाँ पर आवृत्ति वाक्य में आवृत्ति का गुण प्रतीत होता है, तो ऐसे आवृत्तिवाचक होते हैं। और जब समुदाय की बात करें, यानी कि चारों लोग आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, चारों लोग आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, तो क्या इंडिकेट हो रहा है, इस सेंटेंस से इंडिकेट हो रहा है कि एक समुदाय है जो कि बैठ करके बातें कर रहा है, चारों लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं। हमने कहा कि 1 दर्जन केले मुझे अभी खरीदने हैं, 1 दर्जन केले मुझे अभी खरीदने हैं, तो वहां पर एक समुदाय को इंडिकेट कर रहा है, एक समुदाय को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 1 दर्जन, आधा दर्जन, 8 लोग, 10 लोग, है ना। तो इस प्रकार से जब समुदाय को इंडिकेट करते हैं तो वहां पर समुदायवाचक विशेषण हो जाता है। और जब हमने कहा कि प्रत्येक 2-2 लोग का झुंड आपको बनाना हो, प्रत्येक 2-2 लोग का समूह आपको बनाना होगा, या पूरी कक्षा में 4-4 लोगों का एक समूह बनाना होगा, अलग अलग समूह बनाए जाएंगे, तो वो चीज क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है प्रतीक बोधक। वहां पर प्रत्येक का अलग अलग विचार है, प्रत्येक का अलग अलग समुदाय, तो वहां पर प्रत्येक को बोध कर रहा है, तो ऐसे में प्रतीक बोधक विशेषण हो जाएगा। तो शायद मुझे लगता है कि संख्यावाचक विशेषण में आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, परिमाणवाचक जो बात करते हैं, तो परिमाण भी कई तरीके से होते हैं, जो कि निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो मुझे लगता है आप विशेषण में जो संख्यावाचक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है और जो सर्वनामिक विशेषण है, उसके कुछ सेंटेंस लिखेंगे और आप इंडिकेट करेंगे कि ये संख्यावाचक है या फिर गुणवाचक है। आप प्रीवियस सेट उठाइए और उसमें इस प्रकार के विशेषण से जो संबंधित क्वेश्चन हैं, विशेषण से संबंधित सारे क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए।
मुझे लगता है कि ये सारे सेंटेंस जो संख्यावाचक विशेषण हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। पढ़ करके उसका भाव जैसे आप निकालेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये निजवाचक है या पुरुषवाचक है या संख्यावाचक है या गणनावाचक है या आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अच्छा, अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण में भी दो तरीके से होता है, एक कोई निश्चित माप होती है और एक अनिश्चित माप होती है। निश्चित माप का मतलब होता है, जैसे हमने कहा 1 मीटर कपड़ा दर्जी को देना है, हमने कहा 1 मीटर कपड़ा दर्जी को देना है या 2 लीटर दूध मैंने आज मंगाया है, तो वहां पर हम एक निश्चित परिमाण की बात कर रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि इस ग्लास में बहुत सारा दूध आता है, हमने कहा इस ग्लास में बहुत सारा दूध आता है, वहां पर हमने ये इंडिकेट नहीं किया कि इस ग्लास में कितना दूध आता है, वहां पर अनिश्चित है, वहां पर अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, अनिश्चित परिमाण। तो अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। जैसे हमने कहा बहुत सारा, हमने कहा बहुत सारा दूध आता है, हमने कहा कि ढेर सारा मक्खन मुझे खाना है, हमने कहा ढेर सारा मक्खन मुझे खाना है। तो हमने यहां पर इंडिकेट नहीं किया कि मक्खन है एक्चुअल में कितना। तो जहां पर निश्चित नहीं होता परिमाण, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण होता है। लेकिन जहां पर निश्चित होता है कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए या 2 लीटर पानी चाहिए, तो वहां पर हम निश्चित परिमाण की बात करते हैं और इस प्रकार से हम निश्चित विशेषण पता कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, विशेषण के बारे में आपने परिमाण विशेषण यानी कि परिमाण के जो विशेषण हैं आपने समझा, और इस प्रकार से हम कुछ सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अगर दे रहे हैं, आप एक बार घर पर जाइएगा और देखिए उनको लगा करके कि विशेषण आप कैसे निकाल सकते हैं। और विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, सारी अवस्थाएं हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी जो सेंटेंसेस में रह गया है। तो अक्सर कभी कभी आता है कि विशेष और विशेषण बताना है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई विशेषण है अंक, एक शब्द है मान लीजिए अंक, और आपने यूँ कहा कि ये विशेष है और मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंकित, ये विशेषण। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि अंक और अंकित है क्या एक्चुअल में, जब आप विशेष्य पढ़ेंगे, यानी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाता है वो होता है विशेष्य। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाता है वो होता है विशेष्य। तो आप विशेष्य और विशेषण में भेद समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी। जो विशेषण और विशेष से इंडिकेट किया गया है, इनके भेद थे, आपने समझा। कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, प्रीवियस पेपर उठाइए और इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं, इस प्रकार के वाक्य हैं, वो आप लिखेंगे। आज का होमवर्क यही है और फिर नेक्स्ट सेशन में एक जो पार्ट रह गया है, रिमेनिंग पार्ट विशेष और विशेषण का, मैं प्रयास करूंगा आपको लास्ट सेशन होगा विशेषण और विशेष्य का, हो सकता है, और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। सो आप यूं ही कंटिन्यू बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।